सो रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, हमने मिरर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आज हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, मतलब अब हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। लेंसेज के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी बात रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। हमें एक बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट रिफ्रैक्शन होना चाहिए, है ना। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन की बातें की थी, कल की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली बेंडिंग, किसका बेंडिंग? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों? वाई बेंडिंग ऑफ लाइट? लाइट क्यों बेंड होगी? लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, कोई ओपेक ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो टकरा करके इट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है, तो उस मीडियम की क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है, वो मीडियम या तो डेंसर या तो रेयरर होता है, या तो ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाला होता है या तो कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाला होता है, तो उसमें एंटर करते समय रे ऑफ लाइट बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्यों होता है ये बेंडिंग? क्योंकि जब एक रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। लेकिन जब मीडियम बदलता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उस दूसरे मीडियम में क्योंकि उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट कुछ और हो जाती है, या तो कम हो जाती है या तो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, कम या ज़्यादा जो भी हो जाएगी, हमको उससे ये पता चल जाएगा कि बेंडिंग या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, है ना। तो हमें ये देखना है कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है तो उसका यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो लेट अस सी, हम क्या देखेंगे कि दिस इज अ सरफेस ऑफ इंटरफेस। ये क्या होता है? सरफेस ऑफ इंटरफेस। याद है क्या आपको? सरफेस ऑफ इंटरफेस वो सरफेस है जो दो मीडिया को एक दूसरे से अलग करता है ना। समझो, यहाँ पे है मीडियम 1 और यहाँ है मीडियम 2। मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर टू मीडिया विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़। मीडियम 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है, मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और है, ठीक है। A ray of light strikes on the surface of interface at this point. This point is point of incidence and this ray is incident ray. वैसे ही है जैसे रिफ्लेक्शन में होता था, वहाँ पे बस सरफेस ऑफ इंटरफेस की जगह पर एक रिफ्लेक्टर सरफेस हुआ करता है। वहाँ पे हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्टर सरफेस की, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सरफेस ऑफ इंटरफेस। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी इंसिडेंट रे वहाँ भी थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वहाँ भी था, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस ऑफ इंटरफेस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर नॉर्मल वहाँ भी था, यहाँ भी है। वहाँ पे रिफ्लेक्टर सरफेस पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। हाँ, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल जो है उसके साथ में इंसिडेंट रे ने एक एंगल बनाया हुआ है। ये एंगल भी पहले से पता है आपको। इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसी रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ी है, कोई नई बात हम कर नहीं रहे। आगे देखें कि अब क्योंकि ये सरफेस ऑफ इंटरफेस, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसमें से होकर के दूसरे मीडियम में अब लाइट एंटर करने वाली है, तो it entirely depends upon the relative optical densities of the two media. Relative optical densities of the two media का मतलब ऐसा हो सकता है, देखो, कि मीडियम 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि मीडियम 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी से कम हो, ठीक।
ये नहीं हो सकता कि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है तो फिर तो वो सेम ही मीडियम हो गए। फिर दो अलग अलग मीडियम क्यों बोले हम उनको? क्योंकि दो अलग अलग मीडियम हैं ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ओनली। तो ये एक अलग मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग ही होंगी। हम मान लेते हैं कि इन दिस केस ये वाला मीडियम जो है ये रेयरर मीडियम है और ये वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। हाँ, आप इन वर्ड से ऑलरेडी एक्वेंटेड हो। रेयरर मीडियम मतलब द मीडियम विच हैज़ लेसर ऑप्टिकल डेंसिटी एज कंपेयर टू द अदर मीडियम, एंड डेंसर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये है कि द मीडियम विच हैज़ मोर ऑप्टिकल डेंसिटी एज कंपेयर टू द अदर मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रे ऑफ लाइट जिसको हम फोकस कर रहे हैं, दैट रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग इनटू अनदर मीडियम ऑफ लेसर ऑफ मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, सेकेंड मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्यों हो जाएगी, अभी दोबारा उसके बारे में बात करने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए कि व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंडिंग ऑलवेज हैपन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से यहाँ पर बड़ा दिख रहा है क्योंकि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। ठीक है ना? अगर सीधा चला जाता तब तो दोनों एंगल बराबर होते, लेकिन सीधा तो जा नहीं सकता। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अलग होगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी अलग होगी, और स्पीड ऑफ लाइट अगर अलग होगी तो बेंडिंग तो होगी, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट बेंडिंग चला जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट हो तो भी। यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि इस तरह की बेंडिंग तभी हो पा रही है जब एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है वो ऑब्लिकली गिर रही है। अगर वो सीधी चली जाएगी तो फिर वो सीधी चली जाएगी, हाँ, विदाउट बेंडिंग निकल जाएगी। अगर वो अलोंग द नॉर्मल आई है तो वो सीधी निकल जाएगी, वो बेंड नहीं होगी। ठीक है? तो हम हमेशा हमारे इन डायग्राम्स में चीज़ों को समझाने के लिए हम एक ऑब्लिक रे जिसका नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल से बड़ा कुछ एंगल होता है, तो यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंग बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल तब होती है जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंडिंग होती है। अगर इसके नीचे एक ऐसा मीडियम आ जाए जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ये एक थर्ड मीडियम यहाँ पे हमने लगा दिया जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इसके कंपैरिजन में, मीडियम 2 के कंपैरिजन में कुछ कम हो, तो पहले रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंट्री हुई थी रे ऑफ लाइट की। अब यही वाली रे ऑफ लाइट जो है ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही है। अब इस नए केस में हम इस मीडियम को मीडियम 1 बोल दे रहे हैं और इसको मीडियम 2 बोल दे रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, इस बार ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इस बार अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा इसके लिए, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना जाएगा, जिसको अगर हम आपका स्लैब होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तब तो आप इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट रे बोलते हो, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हो। लेकिन यहाँ हम कुछ अलग ही बात करने लग गए। मीडियम 3 है, ये कुछ और है, स्लैब नहीं है, ये अलग अलग मीडियम में कंपैरिजन कर रहे हैं हम केवल बात समझने के लिए। तो एंगल आई से एंगल आर यहाँ पे बड़ा है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। वाई? बिकॉज बेंडिंग हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हो गई? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अब बढ़ गई है। पहले स्पीड ऑफ लाइट कम हुई थी, अभी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। हाँ, ये रिफ्रैक्शन है। अब हम जो लास्ट वाला मीडियम है इसको एक बार हटा देते हैं, इसकी बात एक बार छोड़ देते हैं और देखते हैं
कि जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम थे उनमें स्पीड्स ऑफ लाइट क्या क्या हैं उनको कंपेयर करें अगर, तो हमें पता चलेगा कि जो ये है मीडियम वन उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज़ v1, हाँ, जो है मीडियम टू उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज़ v2। ऐसे नाम रख दिए v1 v2, हाँ। और फिर हमें क्या पता चलता है कि अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो v1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन v2, हाँ। एक रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, जब वो किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड कम हो जाती है, हाँ। अभी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कम हो गई, कम हो गई तो क्या हो गया, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि एक्चुअली आया है हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो बिफोर गोइंग इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट केस हम थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। नंबर वन, क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वैसा ही है जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉ नंबर 2 था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। All the three lie in the same plane. All the three lie in the same plane. And दूसरी बात कि the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always a constant. This constant is known as refractive index. Second law is also known as Snell's law. Snell's law कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रेशियो है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्नेल ने इस तरह से बताया उसको हम बड़ा सिंपली, बड़ा प्रैक्टिकली किसी भी रिफ्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का इंडेक्स है जो ये बताता है कि व्हाट विल बी इट्स टेंडेंसी टू बेंड द लाइट, जो हमें बताता है कि ये बेंडिंग किस तरह से होगी, कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये बातें हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलती है। दो बातें हैं, एक तो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। देखो, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो पहले वो मीडियम 1 में चल रही होगी, उस समय उसकी स्पीड होगी v1, और मीडियम 2 में आकर के उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी v2, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का, हाँ, हमारा कंसेप्ट ये कि रिफ्रैक्शन हुआ है मीडियम 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम 2 का ही होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि मीडियम 1 अगर बदल जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा। द फॉर्मूला सेज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जैसे यहाँ पे हम मीडियम 2 में रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे मीडियम 2 में रिफ्रैक्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो हम कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज़ v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज़ v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 would always be equal to v1 upon v2।
दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल से बात करते हैं। समझो एक मीडियम है ग्लास, ठीक है। अब इसमें एयर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, एक ऑब्लिकली फॉलिंग रे ऑफ लाइट विच फॉल्स लाइक दिस। यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाता है इसका, हाँ, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ग्लास इज ऑप्टिकली denser medium. When a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium, its speed reduces and it bends towards the normal. जब कोई रे ऑफ लाइट कम ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ बेंड करती है तो हम इस तरह से देख पाते हैं बेंडिंग। बेंडिंग ऑलवेज हैपन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो स्पीड बदली, ये v1 है, ये v2 है, एंड वी आर सेइंग, वी हैव ऑलरेडी सेड v1 इज ग्रेटर देन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air would be v1 upon v2। समझो एयर में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि ये वैक्यूम में होती है। सही बात है, ये वैक्यूम में ही होती है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया एयर में होती तो 2.99 होता, तो 2.99 और 3 में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विच इज़ एयर इज़ 3 × 10⁸, और जब वो ग्लास में आया तो उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ऐसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वुड बी द क्लियर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is 3 × 10⁸ and in medium 2 is 2 × 10⁸। ये दोनों कैंसिल, 3/2 बच गया। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कॉल इट 1.5। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air where we have assumed that the speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अप्रॉक्सीमेशन में अज्यूम कर लिया है हमने। तो अगर ये वाला मीडियम एयर ना होकर के कुछ और होता, ये तो वाटर ही होता, लेकिन जो मीडियम 1 है वो एयर के बजाय, सॉरी ये वाटर नहीं ग्लास था, है ना, ये तो ग्लास ही होता, लेकिन अदर मीडियम समझो वाटर होता, एयर ना होके वाटर होता, और इसमें एक रे ऑफ लाइट चल रही होती जिसकी स्पीड v1, अब यहाँ पे इसको v1 लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1, जहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर करेगी मीडियम 2 में। तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये नॉर्मल है। ग्लास अगेन वाटर के कंपैरिजन में भी डेंसर मीडियम ही है। ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से तो ज़्यादा थी ही, वाटर से भी ज़्यादा है। बेंडिंग अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब मैं क्या लिखूँगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहले हम लिख रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो टर्म जो है वो वैक्यूम भी लिखा जा सकता था। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास v2।
तो V1 यहाँ पर है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड V2 इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक पॉइंट हटा लें तो 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। आप इसको ऐसा बोल सकते हो 225/200 10⁸ से 10⁸ कैंसिल कर दो और ये आप देखोगे इन द टेबल ऑफ 25 दिस इज 28 200 29 225 तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 9:8 एंड यू कैन easily calculate it 8 1 8 0.8 1 8 फिर 2 बचा तो 28 2 16 फिर 4 बचा तो 40 8 5 40 1.125 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद रखना कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो है। हाँ, रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड। तो जब दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ इस तरह से आपस में रेशियो में होती हैं तो फिर जो आपका ये जो रेशियो है उसका कोई कभी भी रिफ्रैक्टिव कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है ये रेशियो है। 1.125 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। लेकिन हमने कहा था ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ हम कह रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एयर और यहाँ हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी मीडियम 1 पहले वाले केस में एयर था, अभी वाले केस में वाटर है। तो किसी मीडियम की रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम विच द रे हैज़ एंटर्ड इनटू इट। जिस मीडियम से एक रे ऑफ लाइट चलती हुई मीडियम 2 में गई है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो भी रही हो, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो भी रही हो, उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है सेम मटेरियल का। यहाँ पर ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.125 है और वहाँ पे 1.5 है। इतना फ़र्क आ गया सिर्फ वाटर और एयर के मीडियम 1 बन जाने से। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, लेकिन किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है ना। यानी ऐसा नहीं कि मीडियम बदलने से बदल जाए, हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in the medium। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जबकि Vm जो हमने लिखा है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब विच मीडियम वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखो C दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फिक्स्ड, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो दूसरा मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिपेंड करती है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। जैसे समझो
ये भी वैक्यूम है, वो भी वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम, वो भी वैक्यूम, दोनों वैक्यूम। और वैक्यूम में चलती हुई लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम है। सपोज ये ग्लास होगा और ये वाटर होगा। ठीक है। तो जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है उस स्पीड से चलती हुई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है तो वो स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसी तरह से यहाँ पे हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि ऊपर दोनों केसेस में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वैक्यूम से रे ऑफ लाइट आती है तब ऐसा होता है। तो ग्लास ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट इज एयर विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। मतलब V1 की जगह लिखेंगे 3 × 10⁸ और V2 की जगह लिखेंगे 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा और 3/2 दैट इज 1.5 would be the absolute refractive index of glass। ये क्या है? Absolute refractive index of a glass। यहाँ पे ग्लास की बात हो रही है, हाँ, ऑफ अ ग्लास या ऑफ ग्लास। अ ग्लास तो बोलना कुछ मतलब बदल जाएगा, तो ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो क्या अब आप? वीडियो को पॉज करो एंड डू इट योरसेल्फ। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन दिस केस। देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ले रहे हैं, इसमें वाटर जो है वो मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम 1 और मीडियम 2 के स्पीड्स का रेशियो होगा। यहाँ पे हम v जो लिखते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये वैक्यूम है, उसकी जगह हम c लिखते हैं, c/v ऑफ यहाँ पर जो भी है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, मैंने एयर लिख दिया, इसको वैक्यूम कर ले, है ना, एयर नहीं है अभी, वैक्यूम है, तो यहाँ पे c लिखा और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज वाटर। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास क्योंकि, तो हम इसको इनमें पुट कर देते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ से 10⁸ तो हटा दो, 3/2.25 का मतलब ये है कि ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो बाहर चले जाए, ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 300/225। हाँ, फिर से हम 25 की टेबल का अगर उसको फॉलो करें तो ये हमारा मेरे ख्याल से 12 आएगा। यस, 25 1 25 एंड 2, ठीक है, 12, और ये 9 आएगा। 12/9 को हम क्या बोल सकते हैं? 12/9 दैट इज 3 का टेबल में 4/3। 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। हाँ, इस 4/3 को 1.33 भी बोल सकते हैं। तो 1.33
is the absolute refractive index of water. सेम बात हम यहाँ पर भी कर सकते हैं. Absolute refractive index of इसको वाटर कर देते हैं ना, ऑफ वाटर. तो ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 का मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है. और इसकी वजह से ये जो रेशियो है ये 1.5 आता है. हाँ, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालेंगे तो वो हमेशा रेशियो ही होता है ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का ही होता है. हाँ, सेकेंड मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें बेंडिंग हो रही है. तो आपका यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है 1.33. हाँ, ये वैक्यूम से ग्लास में गया है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमको एक्चुअली कंसेप्ट समझाता क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको रिलेटिव ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है. हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव भी हो सकता है, यानी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम हो सकता है, और एब्सोल्यूट भी हो सकता है, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. दोनों ही कंडीशन में, एक कंडीशन में वैक्यूम, एक कंडीशन में कोई और मीडियम, दोनों ही कंडीशन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनदर मीडियम, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जबकि जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है. तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियम, तो फिर इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दैट, है ना. रिलेटिव है, रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो कंपेयर करते हैं हम कि उस दूसरे वाले के कंपैरिजन में इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी. समझ में आती है बात? बिल्कुल सिंपल. ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में सीधा सीधा बता रहा है. जिस सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, है ना. इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हमको आइडिया देता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग दिस. और अब हम इसके आगे जो बात करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बातें हम कल की क्लास में करेंगे. आप पहले ये काम कर लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो आपकी बुक में डिटेल्स दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर दें, उसको पढ़ लो आप ठीक से, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर के क्लास अटेंड करो. जिससे कि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इमीडिएटली मेरे पास वो क्वेरी भेज सकते हो. ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में. थैंक यू.